हाँ जी बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है, हम बिजनेस स्टडीज़ के यूनिट नंबर 2 में एंटर कर चुके हैं। और यूनिट नंबर 2 में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, यूनिट नंबर 2 बेसिकली हमें किसके बारे में अवेयर करवाएगी कि पूरे सराउंडिंग में जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं वो कितनी टाइप के चल रहे हैं, किस तरह से किस बिज़नेस को किया जाता है। कुछ बिज़नेस ऐसे जो सिंगल एक इंडिविजुअल के द्वारा रन किए जाते हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कुछ लोगों के द्वारा 8, 10, 20, 30 के लोगों के द्वारा मिलकर चलाए जाते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड करवा के अपने आप को उस तरह से चलाए जाते हैं। कुछ बिजनेस कंपनीज की फॉर्म में चलाए जाते हैं जिसमें कोई लिमिट नहीं होती मेंबर्स की, हजारों लाखों मेंबर्स हो सकते हैं उस कंपनी के अंदर। कुछ बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर में हैं जिनमें प्राइवेट लोगों की ओनरशिप है। कुछ बिजनेस पब्लिक सेक्टर के हैं जिसमें गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन है या गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन है। तो इस तरह से इस यूनिट का हमारा पर्पज़ ये रहेगा कि जो भी बिजनेस चलाए जा रहे हैं वो सिंगल के द्वारा, कईयों के द्वारा, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हर तरह के बिजनेसेस के बारे में हम डील करने वाले हैं। तो जो यूनिट नंबर 2 है उसका फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी सोल ट्रेडिंग, सिंगल व्यापारी के द्वारा किया जाने वाला व्यापार। उसमें अकेला ही व्यक्ति मालिक होता है, वही सारे पैसे उस बिजनेस में लगाएगा, वही उस सारे बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करेगा, मैनेज करेगा। जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो सारे खुद ही अपनी पॉकेट में रखेगा। जितने भी लॉसेज होंगे, उस केस में लॉस है वो भी उसके ही हिस्से में आएंगे। अपनी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, सर के ऊपर जितने भी लोन हैं, वो सारे वो खुद पे करेगा। किसी और से वो कोई सहयोग नहीं लेगा, यानी कि जो भी प्रॉफिट्स या लॉस होंगे वो उसी की जेब पर बर्डन डालेंगे। वो किसी को दूसरे को अपने साथ नहीं मिला सकता कि मेरे लॉसेज का कुछ पार्ट तुम ले लो, नहीं। क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ों का जो मालिक है वो सोल ट्रेडर है, अकेला व्यापारी अपने बिजनेस का मालिक है। तो ऐसे बिजनेस के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, तो हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसकी मेरिट्स और लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर इतना सा ही है, छोटा सा है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग, यानी अगर सिंगल व्यक्ति के द्वारा कोई व्यापार चलाया जाता है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला, क्विक डिसीजन। इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी पॉइंट है, ज़्यादा डेप्थ में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, क्विक डिसीजन यानी जो भी निर्णय लेना है, जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत ही फास्ट होता है इस बिजनेस के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने बिजनेस का अकेला मालिक हूँ, मेरे को किसी से कोई डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डिसीजन लूँगा मैं अपने आप लूँगा। तो जब किसी इंसान को दूसरे किसी व्यक्ति से कोई डिस्कस नहीं करना पड़ता है किसी डिसीजन को लेने के लिए, तो वो व्यक्ति बहुत फास्ट डिसीजन लेता है। लेकिन अगर मेरे साथ 3-4 मालिक और हैं, हम 4-5 लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, तो मुझे सबकी सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी, सबकी कंसेंट मुझे चाहिए कि भाई तुम चारों रेडी हो इस चीज़ के लिए, बताओ। और हर इंसान डिफरेंट मेंटलिटी का होता है, तो ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो वहाँ पर डिसीजन लेने में देरी लग जाती है, क्योंकि कोई व्यक्ति कुछ ओपिनियन देता है, कोई कुछ देता है, तो देर लग जाती है। लेकिन यहाँ पर सारा काम करने वाला अकेला व्यक्ति है, इसलिए जो भी डिसीजन लेगा वेरी फास्ट लेगा। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में टाइम नहीं लगता है। अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन वो व्यक्ति बहुत ही फास्ट ले सकता है। नेक्स्ट है इजी फॉर्मेशन। देयर इज नो एनी लीगल फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट ए सोल ट्रेडिंग बिजनेस। बहुत ही कम ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि इस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए हमें करनी पड़ती है। यानी हमें किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की जो कानूनी कार्रवाई होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ आपको अपना बिजनेस चूज करना है और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, हल्का फुल्का देखो छोटी मोटी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं भाई। आपको अपनी दुकान का, जो भी आपकी शॉप है, उसका रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी सेल लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो आप टैक्सेस के दायरे में आ जाते हैं, जीएसटी है। तो उस केस में आपको हल्का सा रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन ज़्यादा जो बर्डनफुल एक्टिविटीज़ होती है ना, कानूनी प्रक्रियाएं, उनमें आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस ऑप्ट किया है
जिसके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो उसमें आपको लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप फार्मास्यूटिकल्स शॉप में हैं या मेडिकल की कोई शॉप करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, उस चीज़ की आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप मेडिकल शॉप को रन कर सकते कि नहीं कर सकते। तो हल्की फुल्की बहुत ही कम कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। थर्ड, पर्सनल कंट्रोल। अकेला व्यक्ति है, मालिक अकेला है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने डिसीजन खुद लेता है, किसी से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने बिजनेस के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल उस अकेले व्यक्ति का होता है। उसे पूरी नॉलेज होती है अपने बिजनेस के बारे में कि कितनी मेरे पास एसेट्स हैं, कितनी मेरे सर के ऊपर लायबिलिटीज़ हैं, कितना मेरे पास सामान है, कितने मेरे कस्टमर्स हैं, कितने मेरे सप्लायर्स हैं। सारा का सारा कंट्रोल इस अकेले व्यक्ति के हाथ में होता है। तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डील होती हैं, क्योंकि जब पावर्स ज़्यादा लोगों के हाथों में आ जाती है ना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपसी कॉन्ट्रडिक्शन होता है, मनमुटाव होते हैं, भेदभाव होता है। लेकिन यहाँ पर अकेला व्यक्ति है, मन में आए वो डिसीजन ले सकता है जो भी उसके व्यवसाय के हित में हो। तो पूरी चीज़ों पर सारा कंट्रोल केवल उसी का रहता है। नेक्स्ट है सीक्रेसी बेनिफिट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सारे के सारे जो भी मैटर्स होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन होती हैं इस बिजनेस से रिलेटेड, जो कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती हैं, जिनको यूज करके हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके पास कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसको अपनाकर ये अपने बिजनेस को काफ़ी बूस्ट कर चुका है, ग्रो कर चुका है, और अगर ये अपने फॉर्मूले किसी के साथ शेयर कर दे तो इसको लॉस हो सकता है। तो सोल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आइडियाज़ होते हैं, इस अकेले व्यक्ति के माइंड में होते हैं। इसलिए ये अपनी सीक्रेसी का फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि इसे अपनी जो सीक्रेसी है, जो मैटर्स हैं, वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करने पड़ते। तो एक ये फ़ायदा होता है इसको। लास्ट है डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब होता है कि अगर एक बिजनेसमैन है और उस बिजनेसमैन को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रॉफिट्स आते रहते हैं ना, वो अपने आप में मोटिवेट फील करता है। वो कहता है यार चलो प्रॉफिट हो रहे हैं तो थोड़ी सी और मेहनत करते हैं। वो और मेहनत करता है और प्रॉफिट आते हैं। तो जैसे जैसे उसके प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं, वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा मोटिवेट फील करता है कि वो अपनी मेहनत को डबल कर देता है। तो कहीं ना कहीं अब मान लो एक बिजनेस में 4 मालिक हैं, 1 2 3 4। अब जो प्रॉफिट होंगे वो इन चारों के बीच बटेंगे चारों के बीच। तो प्रॉफिट कम कम इससे आएगा सबके। लेकिन अगर अकेला व्यक्ति है, सारा का सारा प्रॉफिट उसी की जेब में जाएगा। तो देखो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हमारा रेज होता है कि भाई हम तो जितना भी कमा रहे हैं अपनी ही पॉकेट में डाल रहे हैं, किसी को नहीं देना पड़ रहा। तो डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है बढ़ते हुए प्रॉफिट की वजह से। तो ये इसके कुछ फ़ायदे थे जो कि सोल ट्रेडिंग व्यापार के अंदर होते हैं। बात करते हैं कि वो कहते हैं ना, हर चीज़ के बेनिफिट भी होते हैं और हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। तो सोल ट्रेडिंग के अपने कुछ नुकसान भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। क्या है? सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब होता है कि अगर उस बिजनेस में पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो भैया सिंगल व्यापारी है, हो सकता है इसके पास पैसों का बंदोबस्त ना हो, बैंक के पास हेल्प मांगने जाएगा। बैंक भी मान लो इसको ना दे पाए, क्योंकि बैंक कहेगा भी मेरे पास तुम गिरवी क्या रखोगे, ये गिरवी रखने के लिए कुछ देता नहीं है, तो इसको लोन मिल नहीं पाता है। लोन नहीं मिल पाएगा तो ये अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, बढ़ा नहीं पाएगा। तो पैसों की कमी इस बिजनेस की सबसे बड़ी एक लिमिटेशन होती है। अगर 4-5 मालिक होते तो भैया कुछ कुछ पैसे सारे मिलाकर लाते तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता था। लेकिन ये तो बेचारा अकेला है, कहाँ से लाएगा पैसे? तो पैसे के अभाव में कई बार इसका बिजनेस जो है वो डाउन चला जाता है। एक इसकी कमी ये है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है और ये अपने लोन्स को नहीं चुका पाता तो इसकी पर्सनल एसेट्स को बिकवा कर उस लोन को चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। मतलब एक व्यक्ति के अंदर कितना टैलेंट हो सकता है। अब ये अकेला व्यक्ति सारी चीज़ों को देख रहा है, सारे बिजनेस को देखता है, कस्टमर से भी खुद डील करता है, सप्लायर से भी खुद डील करता है, बिजनेस को भी संभालता है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी संभालता है। तो इसके पास जो दिमाग है वो तो एक लिमिटेड क्राइटेरिया का ही होता है। तो कई बार उसके पास ऐसी योग्यताएं नहीं होती कि वो अपने बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ा सके। ना इसके पास इतना पैसा होता कि वो एक मैनेजर, हाईली क्वालिफाइड मैनेजर को अपॉइंट कर ले। तो यहाँ पर मैनेजरियल जो एबिलिटी होती हैं
यानी उसके अंदर जो टैलेंट होता है वो थोड़ा सा डिफर कर जाता है, कम होता है, क्योंकि सारे व्यक्ति अगर, यानी कि एक व्यक्ति अगर सारे काम को देखता है ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं देखो फोकस की कमी आती है। अब मेरे को कह दें कि सर आप ये 2 सब्जेक्ट ही पढ़ाओगे बस, तो मैं सारा फोकस इन 2 सब्जेक्ट के ऊपर करूँगा। मेरे को कह दें सर आप फिजिक्स भी पढ़ाओ, आप केमिस्ट्री भी देख लो, आप बायो भी देख लो, सारे सब्जेक्ट देख लो, तो मैं नहीं फोकस कर पाऊँगा। तो ऐसी ही दिक्कत यह होती है कि उसके पास इतना टैलेंट नहीं होता कि वो अपने सारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को डील कर ले, इसलिए ये भी उसकी एक कमी मानी जाती है। और लास्ट है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। अकेला व्यक्ति है, बाई चांस वो लंबे समय तक के लिए बीमार हो जाता है, अचानक उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बिजनेस को क्लोज करना पड़ सकता है। हो सकता है उसके बच्चे छोटे हों और उसकी डेथ हो जाए, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा क्योंकि पीछे संभालने वाला कोई है नहीं। लंबे समय तक के लिए वो व्यापार से दूर चला जाता है। मान लो बिजनेस डीलिंग के लिए उसे 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया, अपने कस्टमर से मिलने के लिए, माल का ऑर्डर लेने के लिए। पीछे से अपने एम्प्लॉयज़ के भरोसे पर ये छोड़ के जाता है बिजनेस को। तो एम्प्लॉयज़ तो इंसान होते हैं, और हम पढ़ चुके हैं बिजनेस रिस्क के बारे में कि पता नहीं कौन एम्प्लॉय किसकी नीयत कब खराब हो जाए और वो उसके साथ धोखा कर दे, पीछे से कुछ ऐसा काम कर दे कि इसके बिजनेस को लॉस हो जाए, इसके बिजनेस का पैसा खा जाए। तो ये दिक्कत होती है कि अगर उस व्यापारी को अपने बिजनेस से थोड़ा सा दूर रहना पड़ जाए बीमारी के कारण या किसी बिजनेस डील के कारण, तो उसके बिजनेस को पीछे से संभालने वाला कोई नहीं होता है, तो उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ जाता है। तो ये उसकी कुछ कमियां थी, ये उसके कुछ फ़ायदे थे। हमारा चैप्टर 2.1 कंप्लीट हो चुका है। एक बात मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं जो आपको पर डे की क्लास के अंदर जो जीके क्वेश्चंस की सीरीज़ भेजता हूँ, जर्नल अवेयरनेस की, तो बेटा अभी आपको ये जो 8-8, 10-10 क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही कम लग रहे होंगे। और फ़ायदा ये है कि कम काम अगर हम लेंगे डेली, तो हम उसको अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। एक तो मैं आपको 30, 40, 50 क्वेश्चन बना के दे दूँ इकट्ठे, नहीं याद कर पाओगे, टाइम चाहिए। एक मैं आपको डेली के 10-10, वीक में हमारे 30 क्वेश्चन ही कवर हो रहे हैं। सोचो एक महीने में हमारी 12 बार क्लास आई, तो 120 क्वेश्चन की हमारे पास स्टोरेज हो गई। और जब हम इसको धीरे धीरे कंटिन्यू रखेंगे, तो आपके पास देखो कितना ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो जाएगा जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के ऊपर। तो जब भी आप इन कॉमर्स के ओलंपियाड्स के अंदर पार्टिसिपेट करोगे, या फ्यूचर में कभी आपको कोई कंपटीशन टेस्ट फाइट करना पड़ गया, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से सीख के चले जाओगे, कुछ +1 में, कुछ +2 में। तो इनको आप अदरवाइज ना ले, इसको अपने पार्ट ऑफ सिलेबस मान के चलें। ये आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में ज़रूर हेल्प करेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ जीके के, ये फ्यूचर में आपके काम आएंगे और आप खुद कहोगे कि हाँ, ये जो हम क्वेश्चंस पढ़ के आए हैं ये हमें काम आ रहे हैं, क्योंकि आपकी अर्ली स्टेज से ही तैयारी जो है शुरू हो गई है। तो इनको लापरवाही में ना लें। अपने जो क्वेश्चंस मैं भेजता हूँ उनकी एक छोटी सी नोटबुक बना ले 10-20 रुपए की, और डेली के जो क्वेश्चंस देता हूँ उनको अपनी नोटबुक में लिखते रहें, और धीरे धीरे स्टोरेज बढ़ जाएगी और आप क्लियर कर जाओ कोई भी टेस्ट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, हम दोबारा से आ गए हैं। तो बेटे हम चलते हैं आगे, क्योंकि ये चैप्टर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम चैप्टर या टॉपिक की जो वर्थ है ना उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ये चैप्टर छोटा है इसलिए इसको जल्दी फिनिश करेंगे। जो चैप्टर बड़े हैं और इम्पोर्टेंट हैं उनको हम ज़्यादा टाइम लगा के डील करेंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 2.2, यूनिट नंबर 2 का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है पार्टनरशिप बिजनेस।
और इसका ये लेक्चर 1 है। सोल प्रोप्राइटरशिप का आज लेक्चर 2 था। पार्टनरशिप बिजनेस का लेक्चर नंबर 1 है। इसे हिंदी में बोलते हैं साझेदारी व्यापार। साझेदारी व्यापार, मिलकर काम करना। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक के बारे में बताता हूं कि हमने पढ़ा कि भाई सोल प्रोप्राइटर होता है एक। अब ये सोल प्रोप्राइटर तो बेचारा अकेला है, इसको कल को पैसों की आवश्यकता पड़ जाए, इसको बिजनेस के काम से बाहर जाना पड़ जाए, इसका दिमाग इतना काम नहीं करता कि ये सारे काम अपने आप डील कर ले। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी से डरता है कि मेरा घर बार ना बिक जाए। तो कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लिमिटेशंस थी, जो कमियां थी, जो हानियां थी, उनको देखते हुए व्यक्तियों ने ही, इंसान ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम ऐसा काम करें कि ये जो कमियां हमारे पास आई हैं उस बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, इन कमियों को ख़त्म कर दिया जाए। तो इंसान का दिमाग चला और उसने कहा कि क्यों ना हम कई लोग मिलकर काम करें। और जब कई लोग मिलकर काम करेंगे तो कहते हैं ना कि एकता में बल होता है, ग्रुप में बल होता है। आप अकेले जाते हैं तो आपको थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन अगर आपके साथ 5-6 दोस्त हों, आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। आपको कहीं भेज दो, किसी के सामने भेज दो, आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में अलग ही एक विश्वास होता है कि मेरे साथ कई बंदे खड़े हैं, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा साथ देने वाले मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन ये बेचारा डरता है, ये किसकी सहायता लेगा? ये तो बेचारा अगर व्यापार से बाहर चला गया तो इसका व्यापार तो ठप हो जाएगा। आपको एक बताता हूँ कहानी। आपने पिक्चर देखी होगी बाजीगर, बाजीगर ओ बाजीगर, देखी थी? शाहरुख खान, SRK बोलते हैं इसको, SRK, शाहरुख खान एंड काजोल। आपने मूवी देखी बाजीगर, तो उसमें देखा होगा आपने, नहीं देखा हो तो देख लेना। उसमें क्या होता है कि जो शाहरुख खान के फादर होते हैं, शाहरुख खान के फादर का एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है। और उस बिजनेस में काजोल के जो फादर होते हैं वो होते हैं एज ए मैनेजर, एज ए मैनेजर। शाहरुख खान के फादर होते हैं उस बिजनेस के मालिक और काजोल के फादर होते हैं उस बिजनेस में मैनेजर। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। अचानक किसी काम से शाहरुख खान के फादर को जाना पड़ गया बिजनेस से बाहर, आउटसाइड, कुछ दिनों के लिए, और वो ज़्यादा दिन के लिए जा रहा था। तो कहते हैं कि जब कोई बिजनेसमैन जो मेन मालिक होता है वो व्यापार से बाहर जाता है तो उसे अपनी पावर्स किसी को हैंडओवर करके जानी पड़ती हैं। अपनी शाइनिंग अथॉरिटी है कि भी पीछे से इस बिजनेस के कागजात पर साइन कौन करेगा, क्योंकि वो बंदा तो विदेश चला गया बिजनेस ट्रिप पे। तो इसने क्या किया, काजोल के फादर को पावर ऑफ अटॉर्नी, इसे कहते हैं शक्तियों का हस्तांतरण, इसने अपना सारा मालिकाना अधिकार इसके नाम पर कर दिया कुछ दिनों के लिए कि मैं जितने दिन बाहर रहूँगा मेरे बिजनेस को तुम संभालना, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सबके ऊपर तुम साइन करोगे, बैंक अकाउंट के ऊपर, चेक वगैरह के ऊपर साइन तुम करोगे। यानी इसको अपनी सारी पावर्स दे गया और ऐसा कानून में लिखा है कि आप कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके फादर को लालच आ गया कुछ दिन बाद, कुछ दिन तो इसने काम किया, कुछ दिन बाद लालच आ गया कि क्यों ना मैं इसके बिजनेस को हड़प लूँ, क्योंकि सारे कागज इसके नाम पे हैं, मालिकाना अधिकार इसके नाम पे है। तो इस बंदे के मन की नीयत खराब हो गई और इस बंदे ने इसके गैर हाजिरी में कंपनी के सारे जो मालिकाना अधिकार था ओरिजिनली अपने नाम पर करवा लिया। कुछ समय के लिए देख गया था ये तो, लेकिन उसने पीछे से वकीलों से मिलकर अपने दिमाग की साजिश से सारा व्यापार हथिया लिया। और जब ये बंदा लौटता है तो इसको अपने बिजनेस का जो नेम बोर्ड होता है ना वो भी चेंज हुआ पाता है, क्योंकि इसका नाम से बिजनेस बोर्ड था पहले, जो कंपनी का नाम था। लेकिन जब ये आया तो इसने देखा अरे मेरे तो कंपनी का नाम ही चेंज हो गया। इस बंदे ने अपने नाम पर कंपनी का नाम बना लिया और जो बोर्ड है वो लगा दिया।
ये इसके पास जाता है गुस्से से, बोला तू ये क्या कर दिया, तू तो बहुत बड़ा धोखेबाज है, मैं तेरे ऊपर विश्वास करके तेरे को मालिकाना अधिकार देकर गया था, तुझे अपना दोस्त समझता था। ये कहता है अब बाहर निकल जा यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है, अब तू इस कंपनी में 1% रुपए का मालिक नहीं है, बाहर निकल जा, और इसको धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। तो ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि सिंगल व्यापारी होने से ये नुकसान होते हैं। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा भी कि हम कुछ लोग मिल जाते हैं और मिलकर व्यापार करेंगे। मिलकर व्यापार करेंगे तो जो कैपिटल है यानी जो पैसा है वो ज़्यादा आएगा। एक व्यक्ति 2 लाख रुपए लाता है तो 4 व्यक्ति 8 लाख रुपए लाएंगे। अकेला व्यापार करता तो 2 लाख से शुरू करता, लेकिन सारे लोग मिल गए हैं तो 8 लाख रुपए से शुरू करेंगे। एक व्यक्ति बाहर भी चला जाता है किसी काम से तो पीछे 3 व्यक्ति बच जाते हैं उसके काम को संभालने के लिए। वो कहता है जा तू टेंशन ना ले, 3-4 दिन बाहर घूम के आ, हम संभाल लेंगे। चारों का दिमाग भी अलग अलग है। हो सकता है कि चारों के चारों टैलेंटेड हो, इसका दिमाग थोड़ा सा डाउन होता है तो इसका चल पड़ता है। तो जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, जब भी कोई डील फिक्स करते हैं तो चारों अपने अपने दिमाग से सोचते हैं। तो जब 4-5 माइंड, क्रिएटिव माइंड सोचते हैं ना, तो बहुत बढ़िया डिसीजन लेके आते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। यानी कि यहाँ पर जो कमियाँ थी वो कमियाँ यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर होने लगी। पैसों की कमी दूर हो गई, बिजनेस बंद होने की जो स्थिति आती थी अकेले के बाहर जाने की वजह से वो सोल्व हो गई। डिसीजन मेकिंग अकेला करता था, मैनेजरियल एबिलिटी इसके पास कम थी, वो दूर हो गई। लेकिन एक जो कमी है वो इन दोनों के अंदर कॉमन रहती है, वो दूर नहीं होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी यहां पर भी होती है और अनलिमिटेड लायबिलिटी यहां पर भी होती है। अगर इस व्यापार में लॉस हो जाए तब भी इसको अपना पर्सनल एसेट्स बेचकर चुकाने पड़ेंगे लोन। यहां पर भी अगर घाटा हो जाता है फर्म के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, तो भी इन सब को अपनी अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर भी लोन चुकाना पड़ेगा। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शनल हैं जिसमें कि इनकी पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगी, वो हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तब डील कर लेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको पॉइंट बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस का जन्म हुआ, जिसने कि सोल प्रोप्राइटरशिप की मैक्सिमम कमियों को दूर कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं मीनिंग में, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स who agree to share the profits of a business which is carried on by all or any one of them एक्टिंग फॉर ऑल। ये इसकी डेफिनेशन है पार्टनरशिप एक्ट। और जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर एक एक्ट लगता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यानी कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कानून लगता है, कानून में लिखे हुए जो नियम होते हैं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं कि आप जो बिजनेस कर रहे हो इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी निरीक्षण होना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ ऐसे नियम बना देती है कि उन नियमों के अनुसार ही आपको व्यापार करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक कानून बना रखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक कानून है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टनरशिप बिजनेस किस एक्ट के अकॉर्डिंग डील होता है। पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट का मतलब एक संविधान, एक बुक बनी हुई है जिसके अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं कि कोई भी व्यक्ति जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे
तो उन्हें किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, ये इस एक्ट के अंदर लिखा होता है। तो इस बिजनेस में जितने भी लोग होंगे उन सभी को इन नियमों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो 1932 के अंदर क्या डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसा समझौता है लोगों के बीच, कुछ लोगों के बीच, जो कि तैयार होते हैं उस बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए, जो कि चलाया जाता है या तो सभी के द्वारा या एनी वन ऑफ देम। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, चाहे तो ये तीनों व्यक्ति बिजनेस का काम संभाल सकते हैं, तीनों ही अपने आप में मालिक है, तीनों ऑफिस के अंदर कुर्सी डाल के बैठते हैं अपने जो ऑफिस केबिन है उसके अंदर, या ए और बी मिलकर ये कह देते हैं भाई देखो सी, हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं, हम बिजनेस में रोज रोज अपना टाइम नहीं दे सकते, हम तुझे इस बिजनेस का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, एमडी, और सारी पावर्स तेरे हाथ में रहेंगी, लेकिन तू जो भी डिसीजन लेगा ना एक बार हमसे जरूर पूछ लेना, लेकिन सारे जो साइन वगैरह करेगा किसी भी कागज पर वो सारी पावर तेरी होगी। तो या तो बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जा सकता है, सारे मालिक होंगे, सारे ऑफिस के अंदर बैठेंगे, सारे डिस्कस करेंगे, या फिर वो मिलकर किसी एक को अपॉइंट कर देते हैं बिजनेस का हेड कि भाई तू संभालेगा हमारी गैर हाजिरी में और हमसे पूछताछ करते रहना बस कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो ये होती है पार्टनरशिप बिजनेस की डेफिनेशन। पार्टनरशिप साझेदारी क्या होती है, ठीक है। और साझेदारी जो व्यापार होते हैं वो साझेदारी अधिनियम 1932 के अकॉर्डिंग डील होते हैं। अब हम बात करते हैं मेंबर्स की, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मेंबर्स या पार्टनर्स, पार्टनर्स यानी साझेदार। तो बताया गया है कि साझेदारी व्यापार को शुरू करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 50। एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर इस पार्टनरशिप को हम फर्म भी कहते हैं, फर्म। तो जब भी आप फर्म नाम सुनो तो समझ जाना कि वो पार्टनरशिप फर्म ही है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यक्ति हम चाहें तो 50 से ज़्यादा हम उस बिजनेस में अपने पार्टनर्स नहीं बना सकते। और ध्यान रखना, अगर ये पार्टनर गलती से 1 रह जाए या गलती से 50 से ऊपर चले जाए, या तो पार्टनर्स घटकर 1 रह जाए या पार्टनर्स 50 से ज़्यादा चले जाएं। कई बार फ्रॉड हो जाती है कि पता नहीं चलता गवर्नमेंट को और ये 55-55, 60-60 लोग बिजनेस चला रहे होते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी गवर्नमेंट को इस बात का पता चल जाएगा कि अकेले व्यक्ति ने व्यापार चला लिया 6 महीने, हमें पता ही नहीं लगने दिया कि 2 से 1 कब हो गए, और पता चलता है कि 55-51 व्यक्तियों ने व्यापार चला लिया, गवर्नमेंट की नज़र में नहीं आया। जैसे ही गवर्नमेंट की नज़र में ये बात आएगी, उस पार्टनरशिप को इल्लीगल घोषित करते हुए सभी के ऊपर फाइन और जो जेल होती है, जेल जिसको इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं, ये होगा। यानी कि अकेले व्यक्ति ने, हो सकता 2 बंदे थे, एक अचानक छोड़ के चला जाता है या मर जाता है, ये व्यक्ति जो अकेला बच गया ये गवर्नमेंट को नहीं बताता कि मेरे पास पार्टनरशिप में अकेला रह गया हूं, और ये बिजनेस को कैरी ऑन कर लेता है 6 महीने तक। तो जैसे ही गवर्नमेंट को ये बात पता चलेगी कि भैया यहाँ तो गड़बड़ी हुई है, तो इस बंदे को पकड़ेगी, सबसे पहले इसके ऊपर फाइन लगाएगी, इसके बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा इल्लीगल व्यापार घोषित करते हुए, गैर कानूनी। इसको जेल भी होगी, इसने 6 महीने के अंदर जो प्रॉफिट कमाया है वो भी सारा इससे रिकवर किया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर होती है। तो ये 2 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कि मिनिमम से कम रह जाए या मैक्सिमम से ज़्यादा चले जाए, तो उस पार्टनरशिप को इल्लीगल घोषित करते हुए बंद करवा दिया जाता है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट हो गया। फिर हम पढ़ते हैं इसका रजिस्ट्रेशन। बेसिक बातें बता रहा हूँ आज, सिर्फ रजिस्ट्रेशन। फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है, फर्म इज
get registered itself with the registrar of firm of that state in which it established its business। जिस राज्य में किसी भी फर्म का निर्माण होता है, मैं जैसे हरियाणा में पार्टनरशिप बिजनेस खोलना चाहता हूँ, तो मेरे को हरियाणा के अंदर जो रजिस्ट्रार के ऑफिस हैं, फर्म के रजिस्ट्रार, फर्म रजिस्ट्रार बोलते हैं इसे, फर्म रजिस्ट्रार, ये गवर्नमेंट ऑफिस होता है जहाँ पर कि जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं कि भाई हम कितने पार्टनर हैं, सभी के आईडी प्रूफ वगैरह, हमारा बिजनेस क्या है, हम कहाँ बिजनेस कर रहे हैं, उस पैलेस के जो कागजात होते हैं, फ़ोटो वगैरह होते हैं, वो सारी रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी पड़ती हैं। रजिस्ट्रार इनके ऑफिस में आता है, बिजनेस को देखता है कि हाँ भाई इन्होंने जो एड्रेस बताया था वही है, लोकेशन चेक करता है, पार्टनर्स के सारे कागजात चेक करता है, आसपास के लोगों से पता करता है कि भाई ये जो बिल्डिंग है ये बता रहे हैं कि इनकी है, क्या वास्तव में इनकी है। सारा प्रूफ लेने के बाद जब इसको लगता है कि हाँ भाई सारी कार्रवाई पूरी कर दी गई है, तो ये रजिस्ट्रार इस फर्म को एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है और उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से ये फर्म एक रजिस्टर्ड फर्म कहलाती है, जिससे क्या होगा कि जो भी व्यक्ति इससे डील करेगा तो उसे पता रहेगा सामने वाली जो फर्म है ना वो रजिस्टर्ड फर्म है, यानी कि वो कोई फ्रॉड फर्म नहीं है, कि फर्जी नहीं है कि कभी भी बंद करके भाग जाएगी। तो फर्म का रजिस्ट्रार उस राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ पर होता है जिस राज्य में वो फर्म अपना बिजनेस बनाने वाली है, खोलने वाली है। क्लियर? तो ये था फर्म का रजिस्ट्रेशन। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अपने सोल प्रोप्राइटरशिप के चैप्टर को रिवाइज करना। इस चैप्टर में मैंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक बातें बताई हैं। इस चैप्टर को अच्छी तरह से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, जीके अवेयरनेस क्वेश्चन जो भेज रहा हूँ मैं बिजनेस, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के ऊपर, उनको प्रॉपर रिवाइज करते रहना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने बातों बातों में कितने क्वेश्चंस का भंडार अपने माइंड में बना लिया। आप एक समय ऐसा आएगा जब देखोगे कि यार बातों बातों में मेरे पास तो 100-150 क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया और ये सारे मेरे याद हो गए, कहीं ना कहीं काम आएंगे आपके। तो इसको पॉजिटिवली लेना है, ठीक है बेटा। तो इतना याद करें। सभी को धन्यवाद।